So, hello everyone. So, I've been busy past few days for preparing for my CSIR NET exam. So, I just thought I will make some videos on that, my preparation. So, let's start it. We will do government job preparation as well after I complete this exam. It's on 17th of the July this month. So after that we will continue our government job preparation. Many exams are coming like SSC, CGL. There is also RRB technician grade 1 पोस्ट RRB सेक्शन कंट्रोलर की भी वैकेंसी का टेंटेटिव नोटिस जो है वो आ गया है एंड वी कैन प्रिपेयर फॉर दैट. दिस इज़ अ वेरी गुड जॉब. आई विल advise everyone to do that. This is a very good job, RRB section controller. So for now let's focus on this. So अभी मैं अपने CSIR नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ जो कि अभी जुलाई में है. ओके, तो CSIR नेट के फ़िज़िकल साइंस में से एज आई बिलोंग टू फिज़िक्स. ओके, आई हैव डन मास्टर्स इन फिज़िक्स. तो हम फिज़िक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. फिज़िक्स में एक सब्जेक्ट आता है न्यूक्लियर फिज़िक्स. सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू. ओके, तो न्यूक्लियर फिज़िक्स के हम कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे कि कैसे न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में स्टडी कैसे स्टार्ट हुई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई. ओके, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम. ओके, सो सबसे पहले न्यूक्लियर फिज़िक्स की बिगिनिंग कैसे हुई कि हाँ भाई कैसे हमने शुरू किया कि न्यूक्लियर फिज़िक्स को पढ़ना शुरू करेंगे हम. ओके, तो सबसे पहले हेनरी बैक्यूरेल आए और उन्होंने डिस्कवर की रेडियो एक्टिविटी 1896 के अराउंड में. ओके, हेनरी बैक्यूरेल जो थे उन्होंने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की और उन्हीं के नाम पे यूनिट भी है रेडियो एक्टिविटी का, बैक्यूरेल. ओके, बैक्यूरेल इज़ ए यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी. तो उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया 3 टाइप्स की जो है रेडियो एक्टिविटी इमिशंस होती हैं. ओके, 3 टाइप की रेडियो एक्टिविटी इमिशंस हो रही हैं, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं. सबसे पहले अल्फ़ा पार्टिकल को उन्होंने हीलियम न्यूक्लियाई से कंपेयर किया कि हाँ भाई आप अल्फ़ा पार्टिकल्स को ऐसे देख सकते हो कि हीलियम एटम का जो अगर हम उससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें सारे जितने भी हैं उसके अंदर जो अकेला न्यूक्लियाई बचे ना हीलियम एटम का, हीलियम न्यूक्लियाई को आप एक अल्फ़ा पार्टिकल की तरह देख सकते हो. ओके, उसके बाद तो उन्होंने बीटा पार्टिकल्स की इमिशन भी आइडेंटिफाई की और उसको हमने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से कंपेयर किया या फिर आइडेंटिकल समझा. ठीक है, फिर उसके बाद गामा रेस भी आई. ओके, तो गामा रेस क्या थी? हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था. ओके, EM रेडिएशन बट दे वर कैरिंग वेरी हाई एनर्जी. अब लाइट जो है ऑप्टिकल लाइट जो हम देखते हैं, ओके, जिसमें फोटॉन्स वगैरह होते हैं सारे, तो ये क्या है, ये वैसे तो EM रेडिएशन ही है बट इनकी एनर्जी कम होती है. जब हाई एनर्जी EM रेडिएशन की बात करते हैं उसमें भी फोटॉन्स ही होते हैं. दे आर फोटॉन्स आर क्वांटा ऑफ EM रेडिएशन. ओके, सो जब हाई एनर्जी आती है, ओके, लाइक हाई फ्रिक्वेंसी से जब वेव्स आ रही होती हैं, रेज आ रही होती हैं, तो गामा रेज होती हैं. ओके, EM रेडिएशन में. उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ रुदरफोर्ड ने जो किया, तो उसने रिवील किया कि हाँ भाई देर इज़ अ न्यूक्लियस इनसाइड द एटम. एटम इज़ नॉट just empty space. Okay, there is something inside, there is a nucleus. Okay, तो ये रुदरफोर्ड का जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ उसने रिवील किया कि हाँ भाई देर इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड द एटम. ओके, सो ये सारी डिस्कवरी जो हुई तो इन्होंने हमें कहा कि हमें मोटिवेट किया. दे लेड टू द वेरियस मॉडल्स जो बने. ओके, किसके लिए? स्ट्रक्चर जब हमने देखना था कि एटम का कैसा स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर का कैसा स्ट्रक्चर है, उसके लिए अलग अलग मॉडल्स जो बने वो इसी डिस्कवरी से मोटिवेट करके बनाए गए. ओके, और सबसे पहले जैसे सबसे पहला जो एटम के लिए मॉडल आता है डाल्टन का एटॉमिक हाइपोथेसिस आता है. ओके, ये फर्स्ट साइंटिफिक मॉडल जो कभी भी बनाना वो डाल्टन का एटॉमिक हाइपोथेसिस. तो ह्यूमंस जो है वो स्टार्टिंग से ही बहुत देर पहले से ही नेचर में जो मैटर है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ भाई उसका बेसिक नेचर कैसा है, वो सबसे छोटा जो पार्ट है उसका कैसा है. तो डेमोक्रिटस जो था, डेमोक्रिटस ने 400 बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट ही प्रपोज कर दिया था कि हाँ भाई जितने भी मैटर आप देख सकते हो यूनिवर्स में है जो
ठीक है, वो बहुत छोटे टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल से बनी है जिसको हम एटम्स कहते हैं. ओके, everything that is in your room that are you carrying, like you are using your phone, computer, a pen, or anything that is everything is made of these atoms. Okay, all the matter. और यहाँ पे कनाडा जो इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने भी सिमिलर कॉन्सेप्ट परमाणु का जो है वो इंट्रोड्यूस किया, जो कि अल्टीमेट बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर था. ओके, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर जो था, उन्होंने उसको परमाणु नाम दिया. ओके, एटम की जगह. फिर आए जॉन डाल्टन. उन्होंने जो है 1803 में फर्स्ट साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी दी हमें. ओके, फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी दी जो एटम को एक्सप्लेन कर पाए. और उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये 3 पोस्टुलेट्स दिए. ओके, सबसे पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, ऑल एलिमेंट्स, कोई भी अगर एलिमेंट है एग्जिस्ट कर रहा है उसमें इनडिविजिबल एटम्स है, मतलब कि एटम्स हैं और उनको आगे और कुछ नहीं है डिवाइड कर सकते, बस एटम ही है जो लास्ट स्टेज है, उन्होंने कहा. ओके, इनफैक्ट बाद में हमने और भी उसके अंदर एटम के अंदर चीज़ें डिस्कवर की, बट उस टाइम पे 1803 में जॉन डाल्टन ने इसको इंडिविजिबल नाम दिया था एटम्स को. ओके, और उसको दे कैन नॉट बी ब्रोकन बाय एनी केमिकल मीन्स. ओके, ये जॉन डाल्टन ने कहा था. और उन्होंने ये भी बताया कि एटम्स जो हैं अगर सेम एलिमेंट के हैं, ठीक है, वो हमेशा हर एक प्रॉपर्टी में आइडेंटिकल होंगे, स्पेशली वेट में. यानी कि अगर इफ़ देयर आर 2 ब्लॉक्स ऑफ आयरन लेट्स से, ओके, और इसमें कुछ एटम्स हैं, इसमें कुछ एटम्स हैं, तो इसमें से अगर हम एक एटम लें और इसमें से अगर हम एक एटम लें तो हम उनमें से कोई डिफरेंस नहीं बता सकते. उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ सब कुछ उनका सेम होगा, स्पेशली वेट. ओके, अगर इसका वेट कुछ है, मान लो 18 है, तो इसका भी वेट 18 होगा. ओके, पर ये तभी होगा अगर ये दोनों सेम एलिमेंट के हों. ओके, सपोज दिस इज़ आयरन एंड दिस इज़ गोल्ड. ओके, तो इनका वेट तो अलग अलग होगा ना एक एक एटम का. टोटल चाहे वो ब्लॉक का, मान लो ये 1 kg का ब्लॉक है, ये भी 1 kg का ब्लॉक है, पर उनके अंदर जो एटम्स हैं उनका अपना अपना वेट तो अलग होगा ना. ठीक है, बट दे आर इफ़ दे आर सेम एलिमेंट देयर एटम्स हैव सेम वेट, बट इफ़ दे आर डिफरेंट एलिमेंट they will also have their atom will also have different weight. ओके, तो ये जॉन डाल्टन ने हमें बताया. उसके बाद उनका थर्ड पोस्टुलेट आता है कि अगर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को हम कंबाइन करके उनके यूनियन करके एक कोई कंपाउंड्स बनाएं तो वो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल रेशोस में बनते हैं. ओके, जैसे अगर हमने सोडियम का एक एटम लिया, एक क्लोरीन का एटम लिया, तो सोडियम क्लोराइड सिंपल 1:1 की रेशो में हमारा एक कंपाउंड बन गया. ठीक है, सोडियम क्लोराइड. ऐसे ही अगर हम 2 एटम हाइड्रोजन के लें, एक एटम ऑक्सीजन का लें, तो हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाता है. ठीक है, एक सिंपल कंपाउंड बन गया हमारे पास. सो these compounds are formed by union of different elements and their atoms in simple numerical ratio. Okay, तो ये जॉन डाल्टन के 3 पोस्टुलेट्स थे. उसके बाद जॉन डाल्टन ने ये जब थ्योरी दे दी ना 19th सेंचुरी के एंड तक, यानी कि 1890s के अराउंड तक, हर कोई यही सोचता था कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव नो नेगेटिव, वो ज़ीरो, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है. ओके, और इंडिविजिबल भी है. दैट वॉज वट एवरी वन थॉट. ओके, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी. ओके, लेट 19th सेंचुरी आप कह सकते हो, 1880s 90s के अराउंड तक. फिर बाद में फैराडे, मैक्सवेल और जे थॉमसन आए और उन्होंने हमें फर्स्ट इंसाइट दी कि एटम के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर होता है. एटम इज़ नॉट एन एम्प्टी बॉल. ओके, देयर इज़ समथिंग इनसाइड. ओके, देन उसके बाद 1897 19th सेंचुरी के एंड में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की. ओके, और उन्होंने बताया कि एटम के अंदर अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं. ओके, एटम इज़ नॉट न्यूट्रल राइट नाउ, बट मैटर तो न्यूट्रल ही होती है. उन्होंने अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स डिस्कवर कर लिए थॉमसन ने. ओके, 1897 के अराउंड. पर एटम्स तो न्यूट्रल ही है ना, टोटल एटम जो है, बिकॉज दे डोंट कैरी चार्ज. हम अब कोई भी एटम देख रहे हैं उसमें कोई चार्ज थोड़ा है.
टोटल कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर अभी, ओके। अगर होता तो दे विल बी कैरिंग करंट, ओके। हमें शॉक लग सकता था, चाहे ना लगता, चाहे बहुत कम होता, बट वी विल नो इफ दे विल हैव सम नेट चार्ज, ओके। बट एटम्स आर न्यूट्रल, ओके। और अगर एटम न्यूट्रल है तो अगर अब थॉमसन ने उसमें नेगेटिव चार्ज डिस्कवर कर लिया है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तभी जाके पूरा नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल होके एक न्यूट्रल बनेगा ना एटम, ओके। सो ये जो अब एक क्वेश्चन आ गया उसके अंदर कि हाँ भाई अब मैं कैसे अरेंज करूँ, इस सारी एटम की अरेंजमेंट मैं कैसे करूँ कि नेगेटिव चार्ज भी हो, पॉजिटिव चार्ज भी हो और टोटल न्यूट्रल भी रहे, है ना। तो अब ये क्वेश्चन आ गया कि एटम की अरेंजमेंट कैसी होगी। तो इसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए थॉमसन ने अपना एक फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम जो दिया, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, ओके। तो जब उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली जे थॉमसन ने, उन्होंने प्रपोज किया कि एटम जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर्स हैं, ओके। स्फीयर एक स्फीयर है और उसके अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज ही भरा हुआ, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ओके, विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इनसाइड। और उनके ऊपर जो है, ओके, उनके ऊपर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड किए हुए हैं, दबे हुए हैं, ओके, अच्छे से, ओके। सो ये मॉडल जो था रिसेंबल करता था एक प्लम इन पुडिंग, ओके। वाटर या फिर वाटरमेलन में जैसे सीड्स होते हैं वैसे उसको रिसेंबल करता था, इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया, ओके। जैसे आई विल ड्रॉ लाइक अ वाटरमेलन, ओके। तो वाटरमेलन के अंदर के सारा स्ट्रक्चर रेड होता है ना, तो वो पूरा एक रेड स्फीयर है, ओके। और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरा भरा पड़ा है, ओके। इट्स सो मच फिल्ड विद पॉजिटिव चार्ज, ओके। ये सारा पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेड किए गए हैं, ओके। जैसे वाटरमेलन के ऊपर सीड्स होती हैं, ओके। और अगर हम इसको एक बाउंड्री सी दे दें विद ग्रीन कलर वेट अ सेकेंड, अगर हम उसको ऐसे बाउंड्री सी दे दें कि दिस इज़ बाउंड्री ऑफ द स्फीयर, ओके, तो ये एक वाटरमेलन को रिसेंबल कर रहा है ना, तो इसलिए ये दिस इज़ लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन। और इसी तरह प्लम इन अ पुडिंग, ओके, प्लम पुडिंग मॉडल है इस तरह, ओके। सो ये जे थॉमसन ने किया बताया कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओके। दिस वाज जे थॉमसन मॉडल। इस मॉडल ने जो है ओवरऑल ये तो बता दिया कि हाँ भाई एटम न्यूट्रल कैसे है, मैटर जो है वो न्यूट्रल कैसे है, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ मैटर जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया। इसने ये भी बता दिया कि कुछ सब्सटेंसेस के अंदर या फिर ज़्यादातर सब्सटेंसेस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ओके। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पा रहा है, कि ये भी एक्सप्लेन कर दिया। पर कुछ बाद में एक्सपेरिमेंट्स हुए, उन्होंने बोला कि ये जो मॉडल है ये इनकरेक्ट है, एटम का स्ट्रक्चर जो है वो इतना आसान नहीं है कि इस प्लम पुडिंग मॉडल से हम एक्सप्लेन कर पाएँ। उन्होंने बोला ये मॉडल इनकरेक्ट है, ओके। एटम का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इससे भी ज़्यादा, ओके। फिर आए रुदरफोर्ड और उन्होंने अपना रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम दिया, जो कि प्लानिटरी मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो थॉमसन का मॉडल जो है वो जब कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुए, उनके रिजल्ट्स को है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो फेल हो गया है उनको एक्सप्लेन करने में, ओके। इसलिए थॉमसन का मॉडल के बाद में कुछ मॉडल्स बनते रहे एटम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड आए 1911 में और उनकी टीम ने मिलके स्टडी किया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे स्कैटर होंगे अगर उनको हम गोल्ड फॉइल के ज़रिए पास कराएं, ओके। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया कि उन्होंने एक सोर्स लिया अल्फ़ा पार्टिकल्स का, ओके।
उनमें से अल्फ़ा बीम्स कुछ ऐसे पास कराई कि वो सिर्फ एक छोटी सी वैसे तो सोर्स में हर जगह से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलेंगे ना, बट वो अल्फ़ा पार्टिकल्स उन्होंने ऐसे ब्लॉक कर दिए कि एक सर्कुलर शेप की स्क्रीन लगा दी, उसमें से सिर्फ इतने छोटे से पाथ से ही अल्फ़ा पार्टिकल्स अंदर एंटर कर सकते थे। ओके, तो इस तरह अल्फ़ा पार्टिकल्स अब इस छोटे से पाथ से ही एंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम सीधा गई और एक गोल्ड फॉइल का एक बहुत पतला सा टुकड़ा था, वहाँ पे उन्होंने सेंटर पे रखा हुआ है, थिन गोल्ड फॉइल एक रखी हुई थी, वहाँ पे सीधा स्ट्राइक की। और स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, कोई भी अगर चीज़ किसी चीज़ से टकराए, या तो उसके आर पार हो जाएगी या फिर वापस आ जाएगी या इधर उधर कहीं चली जाएगी। ये 3 चीज़ें ही हो सकती हैं ना। तो उन्होंने यही 3 चीज़ों को स्टडी करना था कि क्या होता है, ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या करते हैं ऐसे स्ट्राइक करके। तो उन्होंने आसपास में ये जो सर्कुलर स्क्रीन लगाई थी ना, ये सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, इस पर अब अगर टकरा के कहीं भी एटम जाएगा तो इसी स्क्रीन पे गिरेगा, उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया था। ओके, और इस स्क्रीन पे कहीं भी एटम गया तो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या करती है, वहाँ पे कुछ स्पॉट्स बना देती है, जिससे उन्हें पता लग जाएगा कि इस पोजीशन पे एटम आके टकराया था। ओके, तो उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि ज़्यादातर एटम्स क्या हुए, सीधा जाके निकल गए। यानी कि उन्होंने जब स्क्रीन खोली बाद में जाके ये पेपर को सारा ओपन किया, तो ज़्यादातर एटम इसी पोजीशन पे थे, ये सारे डार्क स्पॉट से बड़ा बड़ा था। ओके, और थोड़े बहुत एटम जो थे वो स्कैटर हो गए थे। ओके, इधर इधर, ठीक है, ऐसे छोटे मोटे एंगल्स पे, और कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट बैक होके भी आ गए। ठीक है, तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे नीचे लाइंस में, पॉइंट्स में। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, सीधा पास हो गए, कुछ पार्टिकल्स स्कैटर हो गए इधर उधर। ओके, तो उनकी की ऑब्जर्वेशन क्या आई कि मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट थ्रू, ज़्यादातर पार्टिकल सीधा यहाँ से गोल्ड फॉइल से पास होकर सीधा इधर जाके, यहाँ पे ज़्यादा बने थे ना स्पॉट्स, तो ज़्यादातर पार्टिकल सीधा पास हो गए, स्ट्रेट थ्रू पास हो गए उससे। इसका मतलब क्या है कि एटम ज़्यादातर एम्प्टी स्पेस है। ये गोल्ड फॉइल के अंदर गोल्ड के एटम ही है ना, अब गोल्ड एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा एटम्स जो हैं वो सीधा निकल गए। ये क्यों? क्योंकि अगर एम्प्टी स्पेस नहीं है, उसमें या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव चार्ज है, राइट। अब अगर यहाँ पे यहाँ पे एक रे आ रही है, यहाँ पे अगर अल्फ़ा पार्टिकल की रे है, अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। अब अगर वो ऐसे गोल्ड फॉइल या फिर आप एक एटम ही ले लो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो वो क्या करते, वापस आ जाते, पॉजिटिव रिपेल करते हैं ना। ओके, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पे वो एब्जॉर्ब ही हो जाते है ना, पर वो क्या हो गए, सीधा चले गए। मतलब कि यहाँ तो ना यहीं पे पॉजिटिव है ना यहाँ पे नेगेटिव है, ज़्यादातर क्या है, खाली है। कुछ जगह पे है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी, पर ज़्यादातर जो एटम है वो खाली है, क्योंकि ज़्यादातर रे पास हो गई। सो मोस्ट, उन्होंने इम्प्लाई किया, उन्होंने एक रिज़ल्ट निकाला कि मोस्ट ऑफ द एटम्स जो है वो एम्प्टी है। ओके, एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस, इसलिए कहते भी हैं ना 98-99% एटम्स जो है वो एम्प्टी है, उसके अंदर बहुत कम जो है वो मैटर है, आगे जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो प्रोटॉन। ओके, और जब उन्होंने ऐसे स्टडी किया, ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल पास हो गए, पर कुछ बहुत कम फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल एंगल्स पे स्कैटर हुए। ओके, यहाँ पे हमने देखा था ना, कुछ जो है ऐसे स्कैटर भी हो रहे हैं, इधर को आए इधर को आए। ओके, सेकेंड, ज़्यादातर सीधा इधर चले गए, पर कुछ ऐसे स्कैटर होके इधर भी आए, बट मोस्ट ऑफ द सीधा ऐसे सीधा चले गए। ओके, स्ट्रेटली। ओके, सो और ये जो स्कैटर हुए और जो डिफ्लेक्ट हुए, ये बहुत कम एंगल्स पे हुए, और फ्यू जो हुए। ओके, यानी कि ये जो एंगल था कुछ का, ये लेट्स से 60-90 डिग्री से कम ही था। ओके,
और ये जो इधर ज़्यादा आ रहे हैं ना, ये हम बाद में देखते हैं, थर्ड पॉइंट इन्हीं के बारे में है। अ फ्यू दैट वर स्कैटर्ड वर डिफ्लेक्टेड एट वेरी स्मॉल एंगल्स, ओके। और बाद में तीसरा जो केस आया बैक स्कैटरिंग का, वो बहुत कम होता था, ओके। 8000 में एक बार ऐसा होता था, बल्कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी थी ऐसे होने की, बहुत कम चांसेस थे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो बैक स्कैटर हो गए, मतलब कि ऐसे यहाँ से जाकर ऐसे वापस आ गए, ओके, डिफ्लेक्ट बैक हो गए पूरे, ओके। ये 1 in 8000 चांसेस थे कि ऐसा होने के, ओके। यानी कि डिफ्लेक्शन जो है वो, अगर हम ऐसे वेट अ सेकेंड, अगर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाएं, यानी कि डिफ्लेक्शन जो है वो 90 डिग्री से कम हो रही है, ओके। दिस इज़ बैक स्कैटरिंग, ओके। या फिर इधर हो रही है, ओके। अब ये 90 डिग्री है, राइट, यहाँ तक। अब ये 90 डिग्री से ज़्यादा ना तो ये बैक स्कैटर है, ओके। या फिर ये 180 डिग्री के पास पास है ना तो बैक स्कैटर है, ओके। सो इस तरह 1 in 8000 जो है वो बैक स्कैटर होके आया अल्फ़ा पार्टिकल। तो रुदरफोर्ड ने कंक्लूजन क्या दिया कि पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम जो है वो कहाँ पे है, एटम के अंदर एक छोटा सा सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो उसने एक टर्म दी, छोटा सा न्यूक्लियस जो है वो सेंटर के अंदर है एटम के, न्यूक्लियस टर्म दी। और उसका साइज़ कितना है, 10⁻⁻14 मीटर, जो कि रियल साइज 10⁻⁻15 मीटर के काफ़ी क्लोज है, ओके। ये 10⁻⁻15 मीटर आप कह सकते हो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, ओके। एटम का वैसे 10⁻⁻10 मीटर होता है, न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 मीटर, रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम, ओके। तो उसने कंक्लूड किया कि ज़्यादातर जो पॉजिटिव चार्ज है और मोस्ट ऑफ द मास है उसके एटम के सेंटर में है, ओके। यानी कि एटम के सेंटर में क्या क्या है, पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास, ओके, एटम के सेंटर में है। और उसने ये भी बताया इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, उसने ये पोस्टुलेट किया, ओके। उसने ये कंक्लूड किया जैसे कि प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसको प्लैनेटरी मॉडल भी नाम दिया गया, ओके। उसके बाद उसने कहा कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि अब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव है और साइड्स में अराउंड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना। पर टोटल एटम न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये वाले इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, ओके, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है, उसने ये बोला, ओके, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मिलके चार्ज बना रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इज़ इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है दोनों को मिला के सेम बनता है, ओके। बाद में ये डिस्कवर किया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है जो पॉजिटिव चार्ज दे रहा है और उसका चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट ही होता है, ओके। इलेक्ट्रॉन का अगर माइनस ही चार्ज है, न्यूक्लियस का प्रोटॉन का पॉजिटिव ये चार्ज होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ये बाद में डिस्कवर हुआ, उसने प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं की थी अभी। तो ये फर्स्ट डायनामिक मॉडल था एटम का, रुदरफोर्ड ने जो डिस्कवर किया, और थॉमसन का जो स्टैटिक मॉडल था उसको रिप्लेस कर लिया। अब देखो ना, थॉमसन का मॉडल कह रहा था कि एटम्स बस एम्बेडेड इनसाइड है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बस वहीं पे पड़े हैं एटम के अंदर, ओके। पर ये मॉडल कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, डायनामिक मॉडल है इसलिए ये, ओके। थॉमसन का स्टैटिक था। फिर उसके बाद गीगर और मार्स्टन आए 1913 में। उन्होंने रुदरफोर्ड स्कैटरिंग की जो ये थ्योरी थी उसको वेरीफाई किया कि हाँ भाई ये ट्रू है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। उनके जो रिज़ल्ट आए वो रुदरफोर्ड की प्रेडिक्शन के बिल्कुल एग्जैक्ट आए। और उन्होंने न्यूक्लियर एटम का जो कॉन्सेप्ट है कि हाँ भाई एटम के अंदर एक न्यूक्लियर होता है, उसको कंफर्म किया कि हाँ भाई यस दिस इज़ ट्रू। बाद में कुछ और भी एक्सपेरिमेंट हुए
अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग के ही, बट इस टाइम उन्होंने फास्टर अल्फ़ा पार्टिकल्स जनरेट किया। पहले तो उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, सोर्स से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आते थे अपनी स्पीड पे आते थे, ओके। बाद में अल्फ़ा पार्टिकल्स को एक्सलरेट किया जाने लगा और वो फास्ट स्पीड से यहाँ पे स्ट्राइक होते थे गोल्ड लीफ से, और फिर उनसे जो रिज़ल्ट आया कि हाँ भाई जो अभी ये फोर्स लग रही है ना, अल्फ़ा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी एटम्स में भी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो चार्जेस के बीच में वैसे फोर्स कूलम्स लॉ से आती है ना, कूलम्स लॉ चार्जेस के बीच की फोर्स देता है। पर ये जो फोर्स लग रही है ये डेविएट कर रही थी कूलम लॉ वाली फोर्स से, मतलब कि इसकी अलग एक फोर्स है, ओके। एटम्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होती है, न्यूक्लियस के अंदर मेनली जो फोर्स होती है उसमें वो कूलम लॉ फोर्स नहीं लगती, कूलम फोर्स नहीं लगती, और अलग एक फोर्स लगती है, न्यूक्लियर फोर्स लगती है, ओके। जो कि हमारा फर्स्ट एविडेंस था न्यूक्लियर फोर्स के लिए। पहले हम कूलम फोर्स ही मानते थे उनको, ओके, कि एट न्यूक्लियस के अंदर जो चार्जेस हैं उनके साथ क्या कौन सी फोर्स लग रही है, वो न्यूक्लियर फोर्स लग रही है, ओके। सो न्यूक्लियर फोर्स बाद में उन्होंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी डिस्कवर की। तो ये सब न्यूक्लियर फोर्स का कॉन्सेप्ट हमें फर्स्ट एविडेंस कहाँ से मिला, फास्टर अल्फ़ा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट से, ओके। स्कैटरिंग अल्फ़ा पार्टिकल की, बट फास्टर अल्फ़ा पार्टिकल को फास्टली मिट किया जाता था एक्सलरेट की करके, ओके, स्ट्राइक किया जाता था टारगेट पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो इसमें अभी हमने आज मॉडल ऑफ एटम्स पढ़े, जैसे स्टार्टिंग में थॉमसन मॉडल पढ़ा, डाल्टन की थ्योरी भी पढ़ी, और रुदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, ओके। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।